कैलाश टेम्पल काफी अंडररेटेड है। मतलब इतना खूबसूरत कि उसे देखकर भगवान और जो बनाने वाले हैं वो भी हैरान हो गए कि ये हमने क्या बना दिया। जैसे ये घर बनता है, घर नीचे से बनता है, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन तुम्हें 10 मंजिला लंबा ऊंचा मंदिर बनाना है, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक। जब इसे बनाया गया तो यहाँ पर 4 लाख टन मलबा निकला। तो अगर मलबा निकला वो कहाँ गया ये भी नहीं पता। 4 लाख टन पता कितना होता है? 40,000 हाथियों जितना भार। क्यों इस टेम्पल को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और काफी लोग इस कहानी में बिलीव करते हैं। इसका लिंक एलियंस के साथ जुड़ता है, जैसे गीजा के पिरामिड का लिंक एलियंस के साथ जुड़ता है। इसमें ना नीचे कहते हैं कि बहुत टनल्स हैं। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि वो टनल्स किसी अंडरग्राउंड सिटी को जाती है कि जहाँ पर एक छोटे ह्यूमनॉइड, छोटे इंसान रहते थे। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में सवाल तो कई हैं लेकिन उनका जवाब कोई नहीं। In this episode of the 9045 show, we're going to talk about कैलाश टेम्पल। इमेजिन करो कि तुम एक इंजीनियर हो और तुम 800 BC, आज से करीब 1200-1300 साल पहले रह रहे हो। एक राजा तुम्हारे पास आता है और कहता है कि तुम्हें एक टेम्पल बनाना है। तुम उससे पूछोगे कि कैसा बनाना है और कितना मटेरियल चाहिए, कौन सा ज्वाइनिंग मटेरियल, मतलब सीमेंट कितना लगेगा और कितने लेबर चाहिए। वो राजा अपने महल से बाहर आता है और एक पहाड़ की तरफ इशारा कर कहता है कि तुम्हें इसका टेम्पल बनाना है। एक पहाड़, एक प्रॉपर पहाड़, मतलब मुझे नाई, पत्थर, ईंटें, सीमेंट कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। तो मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर बनेगा उस पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर नहीं बनेगा। उसको तराश कर तुम्हें बनाना है दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा एक रॉक कट मंदिर। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, कैसे बनेगा? एक और ट्विस्ट है कि मंदिर तुम्हें ऊपर से नीचे तक बनाना है। मतलब मुझे ऊपर से बनाते हुए नीचे आना है। जैसे और एक पत्थर को, जैसे ये घर बनता है, घर नीचे से बनता है, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन तुम्हें 10 मंजिला एक 10 स्टोरी बिल्डिंग जितना लंबा ऊंचा मंदिर बनाना है, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक। इसकी पिक्स देख ले पहले थोड़ी। बिल्कुल देखनी पड़ेगी। तो ये है मंदिर जिसके बारे में आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं। और ये टेम्पल है काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, काफी ज्यादा मिस्ट्रीज है इसके रिलेटेड। और ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक पहाड़ है और माउंटेन है और उसको तराश कर, कार्विंग कर इसे बनाया गया है। मतलब कहते हैं कि ये पूरा पहाड़ हिल्स थे ये सभी। हाँ। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर था और ऊपर से नीचे तोड़ते ये सब और एक साथ शेप देते और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर आकृतियां, जो स्कल्पचर होते हैं वो बनाए गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस मंदिर की जो खास बात है कि दुनिया में सिर्फ एकमात्र ये मंदिर है, मंदिर भी नहीं, ऐसी एकमात्र ये स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर से नीचे बनाया गया है। कैसे बनाया? इसका लिंक एलियंस के साथ भी जुड़ता है। आज से 1200-1300 साल पहले ना कोई हथियार तो क्या, मतलब उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे। एक सिर्फ छेनी और एक हथौड़े के साथ टक 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 पूरा इन्होंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। हाँ, सोच के देखो, अगर इतना एडवांस हो चुका है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, आज के इंजीनियर्स के पास इतने टूल्स हैं कि वो एक बिल्डिंग को रातों रात खड़ा कर सकते हैं। आज के इंजीनियर्स और आज की इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये मंदिर काफी मुश्किल है बनाना। लेकिन 1200 साल पहले उन्होंने कैसे बनाया? इसी वजह से इसका लिंक एलियंस के साथ जुड़ता है। जैसे गीजा के पिरामिड का लिंक एलियंस के साथ जुड़ता है कि एलियंस आए, उन्होंने ये बनाया या टेक्नोलॉजी दी, कुछ भी, इसका भी लिंक यहीं से जुड़ता है। इसके पीछे एक और कारण है, वो ये है कि ये किसने बनाया ये भी नहीं पता। और इसकी सबसे खास बात भी ये है कि यहाँ पर हमें जो ये मंदिर, जैसे गीजा पिरामिड है, वो तो एक स्टोन्स के साथ ऐसे खड़ा किया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेलिंग है। जैसे गीजा की बात की, गीजा पिरामिड का क्या है कि एक पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स है। जो उनको डिजाइन किया गया वो बहुत यूनिक है, और उसको कैसे डिजाइन किया गया ये भी काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। हाँ, इसका जो डिजाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू गीजा के पिरामिड। वो सिंपल एक स्ट्रक्चर है और पत्थरों के साथ जोड़ कर बना है। और ये एक ही पत्थर में कार्व हुआ है, पूरा रॉक
एक और पहाड़ के जितना गीजा पिरामिड के मशहूर होने के पीछे का कारण ये है कि इतने बड़े पत्थर कैसे उन्होंने लगाए, वो उनकी अलग बात है। अलग बात। लेकिन इस पर क्या है कि इस कैलाश टेम्पल की बात की जाए तो इसमें क्या है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सिर्फ एक पत्थर, बड़ा सा माउंटेन और उसके अंदर तराश कर बनाया गया। ये भी कोई बहुत ही यूनिक चीज नहीं है। यूनिक चीज क्या है कि ऊपर से बनाया गया, ऊपर से नीचे तक। इंडिया में और भी कई स्ट्रक्चर मौजूद है और भी कई मंदिर ही मौजूद है जो कि ऐसे माउंटेन में केव्स के तरीके की तरह बनाए गए हैं। हाँ, इस टेक्निक को मोनोलिथिक रॉक कटिंग बोलते हैं। मतलब एक पत्थर से पूरे टेम्पल या पूरे स्ट्रक्चर को बना देना। और अगर दुनिया की बात की जाए तो जॉर्डन के पेट्रा मौजूद है, जो कि अब हम अभी देखो आप। तो अगर दुनिया की बात की जाए तो ये जॉर्डन में मौजूद है पेट्रा, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी पत्थर में ऐसे तोड़ मरोड़ कर इन्होंने बनाए हैं। ये भी वही टेक्निक है, वो भी टेक्निक है, लेकिन डिफरेंस एक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक है, इसको सामने से कार्व किया सामने गया से काट इसको सामने से कटिंग की गई है और अंदर तक जाकर की गई है। बट जो हमारा कैलाश मंदिर है वो उसको ऊपर से कार्व किया गया है। ऊपर से कार्व किया गया है, ऊपर से बनता वो नीचे आया है। ऊपर से बनता नीचे आया है कि वो टेक्निक जो है वो कहीं पर भी और देखने को नहीं मिलती। दुनिया में मात्र एक है कैलाश टेम्पल है। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है, वो कि हम आगे बात करेंगे जिसके बारे में। लेकिन इस मंदिर में बहुत चीजें हैं जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऑब्वियसली इस मंदिर का इस तरीके से बनाना, ऊपर से नीचे कोई बुर्ज खलीफा ऊपर से नीचे बनेगा नहीं बनेगा। और ये मंदिर छोटा भी नहीं है। और उस टाइम पर कैसे ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती थी ये आज तक पता नहीं चला है। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन एग्जैक्ट कि ये कैसे बना, कैसे उस टाइम पर क्या क्राफ्ट्समैनशिप रही होगी। और ये कैलाश टेम्पल अंदर से इतना खूबसूरत है, अगर आप जाओगे ये भूल जाओ कि इसे अलग तरीके से बनाया गया है, इसे यूनिक तरीके से बनाया गया। अगर सिंपल एज अ टेम्पल इसे देखेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत है। कुछ ऐसे राजा भी रहे हैं हमारे भारत में जो कि जिन्होंने काफी मंदिरों को तोड़ा। इस मंदिर से उनके साथ एक बहुत यूनिक कहानी भी जुड़ती है, वो भी हम आगे बात करेंगे कि इस मंदिर के ऊपर जब वो हमला करने आए तो उन्होंने क्या देखा और उसके बाद में क्या सोचा इस मंदिर के बारे में। अब जैसे कि हम यहाँ पर एरियल व्यू देख पा रहे हैं मंदिर का, ये ऊपर से ली गई फोटोज हैं, लेकिन अगर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल या रेफरेंस देना हो तो ऑडियंस के पास अगर 20 रुपए का नोट होगा तो वो निकाल के देखना, उसके पीछे गांधी जी के बिल्कुल पीछे इसी मंदिर की फोटो लगी हुई है। ओके हाँ, तो हमारे पास नोट है अभी मौजूद? हाँ मेरे पास है, एक मिनट। अच्छा, तुम इस वजह से लेकर आए हो। जैसे ये तो ये मंदिर के अंदर वाली फोटो है। अगर हम देखें तो ये जो है एक पिलर बना हुआ है, ये मंदिर के अंदर वाली फोटो है। और जैसे कि बाकी सभी पूरे नोट में भी, सभी नोट में 10 रुपए के, 500 के, 200 के, 100 के भी पीछे पूरे मॉन्यूमेंट्स और इंडिया के हेरिटेज बने हुए हैं। हेरिटेज और जो काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो नोट पर होती है। कभी ध्यान दिया नहीं तो ये इसी वीडियो की रिसर्च में मुझे पता चला। हाँ, ये लिखा हुआ है एलोरा केव्स। तो ये जो हरे वाला है ना नोट, तो गाइस इसको जरूर देखें, ये हमारे गांधी जी। तो और एलोरा केव्स की यहाँ पर फोटो बनी हुई है। इसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इतिहास में, इंडिया के इतिहास में। और एक ये भी बात है कि अगर हम ऐसे ही और स्ट्रक्चर की बात की जाए, मैंने जितना देखा तो गीजा के पिरामिड की बात की जाए तो वो भी लगभग इसी तरीके से फेमस है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। और मतलब उसकी जब हिस्ट्री भी पता चलती है कि ये कैसे बनाया, किसने बनाया, और अब एलियंस का भी बहुत जुड़ाव है उस पूरे स्ट्रक्चर से। काफी कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें भी। हाँ, तो वो जितने फेमस है उस हिसाब से कैलाश टेम्पल काफी अंडररेटेड है। पूरी दुनिया में तो छोड़ी दो, भारत में भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि इतना यूनिक टेम्पल, इतना मिस्टीरियस टेम्पल। एक होता है कि टेम्पल के साथ एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है, एक होता है कि ये टेम्पल फिजिकली कैसे दिख रहा है, कैसे बना, उसके साथ कहानी जुड़ी है, चीजें जुड़ी हैं, ये बना ही कैसे। जो नॉलेज हर चीज की, फिजिक्स की, ज्योमेट्रिकल, वो इसमें दिखाई देती है कि उस टाइम के लोगों में वो कितनी नॉलेज थी, उस टाइम के लोगों को, उस टाइम के लोगों को कितनी नॉलेज थी उसके बारे में भी। यही नॉलेज की बात तो अलग होती है। और फॉर एग्जांपल एक जो हेड है,
जो ये बनवा रहा है उससे नॉलेज पूरी है, लेकिन जो लोग आम लोग काम कर रहे हैं वहां पर, उन्होंने किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इसे बनाया, क्योंकि अगर किसी ने एक भी कट गलत लगा दिया तो वो वैसा ही जाएगा। वो फिर अगर गलती हुई उनसे, क्योंकि वो ऊपर से लेके नीचे तक बना रहे हैं, अगर एक भी गलती हुई तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनका खराब जाएगा। तो ये जो कारीगरी इन्होंने की है ना, बहुत ही ज़्यादा कुशल और बारीकी कारीगरी है। और दूसरी बात, जैसा कि तुमने कहा, ये भी है कि यहाँ पर प्लास्टर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। हाँ। और जैसा अभी ने कहा कि ये सभी ये कार्विंग्स ये नॉर्मल मजदूरों ने करी है। हाँ। और लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि अगर इस मंदिर के अंदर जाएं तो वहाँ पर रामायण, महाभारत और बाकी भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो कि काफी बारीकी से बनाई गई, और उन्हें देखकर लगेगा ही नहीं कि ये इंसानों ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से बनाई हुई है। इतना बारीकी से काम किया है और वो देखने में इतनी खूबसूरत लगती हैं। इसीलिए ये मंदिर काफी ज्यादा पॉपुलर है और उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस भी है। अब जैसा कि इस मंदिर की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये मंदिर मौजूद है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के संभाजी नगर है, वहां से थोड़ी पास में थोड़े पास में ही है। वहां पर एलोरा केव्स हैं। एलोरा केव्स टोटल 34 करीब केव्स है, उसमें से 16 नंबर केव जो ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, कैलाश मंदिर, तो ये एलोरा केव्स में सिचुएटेड है। तो एलोरा केव्स में काफी और भी केव्स हैं, और वहां पर केव्स में अलग अलग धर्मों के बारे में, मतलब हर केव अलग धर्म से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल 3 धर्मों की बात की गई है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। मैक्सिमम हिंदुइज्म की केव्स हैं, बुद्धिज्म की भी है और जैनिज्म की है। और इन बाकी केव्स भी ठीक है, काफी खूबसूरत है, लेकिन ये जो केव्स हैं, एलोरा की जो 16वीं केव है जिसमें है कैलाश टेम्पल। हाँ, मतलब वही कि यहाँ पर जितनी भी 34 केव्स है, तो कहते हैं कि जो पहले 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक जो केव्स है वो बुद्धिज्म को डेडिकेट करती हैं, और जो 14 से लेकर 29 तक है वो हिंदुइज्म को डेडिकेट करती है, और बाकी की जो 4 है वो जैनिज्म की है। तो ये बनी भी ऐसे लाइन से ही है 1 से 34? नहीं, ये 1 से ऐसे नहीं बनी, ये तो ऐसे रैंडम ही बनी है। और ये भी अभी ये भी क्लियर नहीं है कि पहली केव कौन सी बनी, या पहले ये थी या बाद में वो बनी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जो बाकी की केव्स है कैलाश टेम्पल को छोड़कर वो बाद में बनी। हाँ, और कैलाश टेम्पल को बनने में सालों लगे। ये नंबर तो वैसे ही हिस्टोरियंस ने दिए हैं उनकी आसानी के लिए, जो जब भी वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। ये शुरुआत से नहीं है नंबर, क्या पता कि कैलाश जो मंदिर है वो सबसे पहले बना हो, क्योंकि वो काफी मिस्टीरियस भी है और काफी ज्यादा यूनिक है। और एक और चीज है कि इन्हीं जैसे ये एलोरा केव्स है, तो इसका भी पहले नाम एलापुर ऐसा कुछ होता था, तो इलापुरा तो ब्रिटिशर ने इसे चेंज कर दिया, गोरों ने सब कुछ चेंज कर दिया, उनसे लिया नहीं गया नाम, और उन्होंने एलोरा रख दिया। और इसी जब हम एलोरा केव्स की बात करते हैं तो इसी के साथ कुछ लोग अजंता केव्स की भी बात करते हैं। अब अजंता केव्स भी कम नहीं है, बल्कि वो केव्स इससे पहले ही बनी है, और वो भी पूरी एक रॉक कट केव्स है, और वो इससे आई थिंक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगी। वो भी काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा, लेकिन डिफरेंस यही है इसमें कि इसमें हमें 3 रिलीजन देखने को मिलते हैं, वहां पर सिर्फ एक बुद्धिज्म हमें देखने को मिलता है, वो प्रॉपर बुद्धिज्म हाँ, और वहां पर स्कल्पचर बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर पेंटिंग्स है, वो दीवार पर ही लगाई गई है, वो दीवार पर देख लेते हैं। हाँ, अभी देख लेते हैं हम। तो बेसिकली ये है अजंता केव्स। ये केव्स अलग हैं। जिस टेम्पल की अब हम बात कर रहे हैं, कैलाश मंदिर, वो अलोरा केव्स में है, लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और उससे पास ही में है। ये जो अजंता केव्स हैं, ये अलोरा केव्स से कुछ ही दूरी पर है, और ये 2nd सेंचुरी में बनना शुरू हुई थी। यहाँ 2nd सेंचुरी से करीब 5th सेंचुरी तक ये अजंता केव्स बनी थी। ये पहले बनी है, ये पहली बनी है उससे। और जो कैलाश मंदिर है हमारा, वो बना है 8th सेंचुरी में। हम थोड़े स्केप्टिकल ही हैं, हिस्टोरियन भी, कि ये कब बना कैलाश टेम्पल, क्यों हम कह रहे हैं आगे पता चलेगा। तो अलोरा केव्स उसके बाद में बनी थी, हाँ, 6th अजंता केव्स के बाद 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी, और CE कॉमन एरा, मतलब कि कॉमन एरा में बनी है, आज से करीब 1400 साल पहले, 1400 साल पहले करीब। तो वहाँ से ये शुरू हुई, बनना स्टार्ट हुई हैं। और जो अजंता केव्स हैं, वहाँ पर बेसिकली जो बुद्धिज्म को ज़्यादा वो किया है, वो बुद्धिज्म के लिए बनाई गई थी। जो मॉन्क्स वगैरह होते थे वो अपनी प्रेयर वगैरह वहाँ पर करते थे। और उस समय इंडिया में बुद्धिज्म का काफी इन्फ्लुएंस था, तो उस हिसाब से हाँ, जैसे वहाँ पर बौद्ध विहार है, बौद्ध विहार जैसे जहाँ पर वो रहते थे, मेडिटेशन करते थे, और वहाँ पर जैसे उसके अलावा वहाँ पर उनके टेम्पल है, ठीक है। तो ये जो
अजंता केव्स है ये पूरी बुद्धिज्म को ही डेडिकेट की हुई लेकिन एलोरा केव्स में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म की बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे हिंदुइज्म की केव्स की, और उससे भी स्पेसिफिक केव नंबर 16 की, जिसमें है कैलाश टेम्पल। जो कि कैलाश काफी टेम्पल ज्यादा क्यों इंटरेस्टिंग है? टेम्पल दिखने में, जैसे अभी फोटोज में भी देखा, काफी छोटा लग रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये टेम्पल बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा 10 स्टोरी बिल्डिंग जितना लंबा, मतलब कि 10 मंजिला कोई बिल्डिंग है उतनी तो इसकी लंबाई है। अब अगर देखें हम नॉर्मल अपना एक फ्लोर कितना होता है, 10 या फिर 12 फीट, 10-12 फीट अप्रॉक्स। मतलब कि इसकी जो लंबाई थी, जैसा कि तुमने बताया कि 10 मंजिला इमारत, मतलब कि 100 फीट से भी अबव 100 फीट से भी थोड़ी सी ज्यादा ही है ये, 100 फीट ऊंचा मंदिर। हाँ, अगर आज के ज़माने में कोई नॉर्मल बिल्डिंग देखें तो उसके नीचे एक इंसान कितना छोटा लगेगा। आगे भी हम फोटोज देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि इन रियलिटी इसका साइज कितना बड़ा है, इसका साइज कितना है। अब आगे बढ़ने से पहले 3 सवाल हैं जो हमें रखने पड़ेंगे और उनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि इस मंदिर को किसने बनाया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस मंदिर को कैसे बनाया। और तीसरा सवाल यह है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे तक ही क्यों बनाया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे पॉडकास्ट में और चीजें सामने आती जाएंगी। तो हिस्टोरियंस इस टेम्पल को लेकर इतना फैसिनेट क्यों होते हैं, इसके पीछे काफी कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि यह किससे बना है, ये जो माउंटेन था ये किस पत्थर से बना है। इस पत्थर का नाम है बेसाल्ट रॉक। बसाल्ट रॉक। बसाल्ट रॉक क्या है कि ये काफी हार्ड होता है। आज के ज़माने में भी अगर इस पत्थर को इस पत्थर के ऊपर कुछ काम होता है, इसे ड्रिल किया जाता है, तो जो ड्रिलर होता है जिसके जो आगे वो तीखा सा होता है, उसके ऊपर भी कई बार उन्हें डायमंड की कोटिंग करनी पड़ती है। इसका कारण ये है कि जो बेसाल्ट रॉक है ना, ये हार्डनेस के मामले में 6वें नंबर पर आता है। जो हार्डनेस का ना स्केल होता है, एक तो 1 से लेकर 10 तक, तो 10वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो कौन सा होता है? डायमंड। तो 6वें नंबर पे बेसाल्ट रॉक। हाँ, 6 नंबर पर। तो इसके कारण ये हार्ड बहुत है, इसको तराशना बहुत सख्त है, मुश्किल है। वो भी आज के ज़माने में जो इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है उनके ऊपर भी उन्हें कई बार डायमंड और बाकी चीज़ों की कोटिंग करनी पड़ती है इसे अच्छे से ड्रिल करने के लिए। और उस जमाने में एक छेनी, एक हथौड़ा लेकर बंदा बस, क्योंकि इन्होंने बनाया भी पूरा बेसिक टूल्स से है। एक छेनी, एक हथौड़ा, बस उनसे ऊपर से, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब सोचो एक 10 मंजिला ऊंची इमारत है, उसके ऊपर से बंदा शुरू कर रहा है छेनी और एक हथौड़े से। और वही तो बात है, ये करने का उनके दिमाग में आया ही कैसे और क्यों आया कि ऊपर से नीचे को ये किस लेवल की इमेजिनेशन है उनकी। तो ये बेसाल्ट रॉक जो है, पहले तो हम जानते हैं कि ये बनता कैसे है, ये फॉर्म कैसे होता है। तो धरती के अंदर से जो लावा निकलता है ना, वोल्केनोस में से जो लावा निकलता है, तो जब वो ठंडा होता है ना, तो उसके कारण ये इसकी फॉर्मेशन होती है इस रॉक की। तो ये 2 प्रकार के होते हैं वैसे, सॉफ्ट रॉक होता है, एक हार्ड रॉक होता है। सॉफ्ट रॉक कैसे बनता है? जब लावा निकलता है ना, अगर वो धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो वो सॉफ्ट रॉक बनता है। और जब बहुत जल्दी ठंडा होता है तो फिर बेसाल्ट रॉक की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और जो स्केल की हम बात कर रहे थे, बेसाल्ट रॉक 6 पर आता है कि इसकी हार्डनेस 6 है। और आयरन और स्टील की जो हार्डनेस होती है वो 7 से 8 के बीच होती है। मतलब ये जो बसाल्ट रॉक है ये स्टील और क्या बताया तुमने, आयरन जितना सख्त होता है। और उसे इन लोगों ने आज से 1200-1300 साल पहले एक छीनी और हथौड़े से काटा और ये खूबसूरत चीज बना दी। हाँ, तो कहने की बात ये भी है कि उन्होंने जो टूल्स यूज किए थे ना, वो एक स्पेसिफिक मेटल से बने होंगे। एक टंगस्टन नाम का मेटल आता है जिसकी हार्डनेस 9 होती है। 9, उसके बाद आता है डायमंड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये 2 मेटल का यूज कर सकते हैं, वो किया होगा शायद। क्योंकि टंगस्टन वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जैसा कि तुमने अभी टंगस्टन बताया, ये तो आज भी यूज नहीं होता होगा। आज नॉर्मल आयरन क्या लोहे से बनती है छेनी और हथौड़ा। नॉर्मल अगर पत्थरों के लिए तो वो यूज हो जाएगी नॉर्मल वाली, फिर बट उसके लिए वो हार्ड ही बहुत है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारे पास जो छीनी हथौड़ा है आज के बाद आज के वक्त में वो लोहे का है। और वो शायद बसाल्ट रॉक को 2 भाग में कर सकता है, एक टुकड़े को। लेकिन इतना बड़ा मंदिर बनाना 100 फीट जितना, 10 मंजिला इमारत जितना, ये तो इम्पॉसिबल है।
तो ये जो आयरन और स्टील है ना, ये भी तोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं तोड़ सकते हैं, पर इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस इतने कम टाइम में कहते हैं कि वो बहुत ही कम टाइम में बना ये मंदिर। और वैसे भी कह रहे हैं कि 18 साल में बना है। ये 18 साल में बना है। इंटरनेट पे थ्योरीज हैं, आगे करेंगे, आगे बात करते हैं। बट कब बना जो ये जो इन्होंने बनाया ना, तो बेसिकली यही कह सकते हैं, या तो टंगस्टन, या तो जो इनकी जो छैनी है ना उसकी टिप डायमंड की, उससे ये कर सकते हैं। और जो ये बसाल्ट रॉक है ना, ये हमारी धरती पे काफी मिलता है, वैसे तो धरती पे काफी मिलता है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, पूरे सोलर सिस्टम में भी ये मिलता है। जो हमारा वीनस प्लेनेट है, उसका 90% जो रॉक है ना वो बसाल्ट रॉक है। मार्स पे भी है, तो ये भी काफी, मतलब वो काफी सख्त प्लेनेट है। बाकी जितनी तुमने इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, इतनी तो शायद नॉर्मल मिस्त्री के पास भी नहीं होगी। वही बात है, यू आर काइंड ऑफ मिस्ट्री। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर एलियंस ने ये बनाया तो उनके पास तो बसाल्ट रॉक ऑलरेडी होगी, तो फिर एलियंस वाली थ्योरी अभी मतलब इतनी वो पुख्ता नहीं है। पुख्ता तो कुछ भी नहीं है। पुख्ता तो एलियंस जहाँ आगे वो कहाँ पुख्ता होगा। लेकिन बात ये है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सोलर सिस्टम में बसाल्ट रॉक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत शॉकिंग बात है ये। और शायद एलियंस को बसाल्ट रॉक के ऊपर अच्छे से काम करना आता हो, तो उन्होंने इस वजह से इसे बनाया। कहते हैं लोग कि एलियंस ने बनाया, कि ये ह्यूमंस के बस की बात तो नहीं है। और ये सभी भी थोड़ी थ्योरीज है कि इसे इंसानों ने बनाया। लेकिन उसी में अगर ये हम मान ले कि इसे इंसानों ने बनाया, तो इंसानों ने इसे कैसे इतनी डिटेलिंग में उन्होंने ये बनाया, ये पूरे का पूरा टेम्पल। और इसी के साथ जो बाकी की केव्स बनी हुई है, और ये पूरा दुनिया का इकलौता मोनोलिथिक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और रिसर्चर्स अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमें पूरा प्रमाण मिले इसका, अभी तो पूरा कैसे ये। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम एक केव की बात कर रहे हैं, केव नंबर 16 की बात कर रहे हैं, ये इस कैलाश मंदिर की। ऐसी ना जाने कितनी केव्स हैं, 34 तो इसी एलोरा में है, और 34 वो हैं जो पब्लिक के लिए सिर्फ ओपन है। वैसे तो इसमें जो एलोरा केव्स हैं, इसमें 100 से प्लस केव्स हैं, और साथ में एजेंटा केव्स भी हैं, और मुंबई में, वहीं महाराष्ट्र में एक एलिफेंटा नाम से भी एक केव्स हैं। तो ये सब ह्यूमंस के लिए कैसे पॉसिबल हुआ? वो भी लॉर्ड शिवा को डिवोट की गई हैं, जो एलिफेंटा केव्स हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो तो बनाना, केव तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इस टेम्पल को बनाना, वो भी ऊपर से नीचे तक। अगर टेम्पल ये साइडवेज, जिसे रोक इन टेक्निक बोला जाता है, वैसे ही अगर बनाया गया तो फिर तो ये नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में बहुत टेम्पल, और इंडिया में भी इनफैक्ट इससे पहले भी ऐसे बहुत टेम्पल्स बने हैं। लेकिन सबसे यूनिक चीज इस टेम्पल में क्या है, ऊपर से नीचे तक। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो इसकी थ्योरीज इतनी सारी बन रही है, वो क्यों है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका आर्किटेक्ट है, जो इसका डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक इतने पत्थर को ऊपर से लेकर कार्व करना नीचे तक, वो भी इतनी डिटेल तराशा गया। मतलब अभी हम देखेंगे, ये एक और ज्यादा इस मंदिर के सबसे पॉपुलर जो हमें चीज देखने को मिलती है कि इस मंदिर में महाभारत, जो हमारी एपिक टेल्स है इंडिया की, महाभारत और रामायण की यहाँ पर उन्होंने ये सारा कार्विंग की हुई है अच्छे से। और डिटेलिंग देखिए जरा अच्छे से इसकी। अब ये जो इन्होंने छैनी का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही ज्यादा शार्प चाहिए, क्योंकि इतनी डिटेलिंग वैसे तो नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, ये देखिए। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम के लोग कितना ज्यादा आर्ट को लेकर फैसिनेट थे, और ये ऐसी चीज बनाने के लिए उनका फेथ था लॉर्ड शिवा के लिए। अब ये आगे चलकर इसकी बात करेंगे। हाँ, इसकी आगे चलकर भी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इन अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए पहले आप, ये इसी मंदिर का नीचे का भाग है, कॉरिडोर टाइप है ये तो कुछ। ये कॉरिडोर है, और तराश के बनाया है कि ये एक पूरा कार्व किया गया है एक प्रॉपर तरीके से। आप सोचो तो सही, ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। थोड़े से बनाया गया, इधर से उधर तक। बट ब्रो, यही बात है ना कि कैसे, मतलब उस टाइम पर कैसे ये सब पॉसिबल कैसे है, इतना फाइन और इतना फाइन आर्किटेक्ट कैसे पॉसिबल है ये सब। जैसे यहाँ पर कृतिक ने फाइननेस की बात करी ही थी, तो हम ये देखिए कि ये एक टाइम पे पूरा चट्टान थी, और उसके बीच में से निकाला गया। और इसके जो आसपास का, जैसे कॉरिडोर भी हमने पहले देखा, वो भी जो पूरा रास्ता था, वहाँ पर चट्टान थी, उसके बीच में से पूरा मलबा निकाला गया। और ये पिलर्स की बनावट और कितनी बारीकी, ये देखिए। और इसीलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना दिया, जो कि डिजर्व भी करती है ये साइट, एलोरा और अजेंटा केव्स।
बिल्कुल बिल्कुल, और कहते हैं कि इसे दुनिया का अजूबा भी होना चाहिए। हाँ, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसके साथ जस्टिस नहीं हुआ जितनी खूबसूरती से और जितनी बारीकी से इसे बनाया गया। हाँ, और आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियंस को इसके बारे में बिल्कुल मालूम होना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से, इसकी हिस्ट्री के बारे में। काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, इस पॉडकास्ट के बाद शायद कई लोगों को पता चले। सबसे ज्यादा आप दिमाग में ये बात जरूर रखिए दोस्तों कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, और ये जब हम डिटेलिंग देखते हैं ना तो इम्पॉसिबल लगता है ये। तो बेसिकली उस टाइम पर लोगों के पास कुछ नहीं होता था, गरीब लोग होते थे। तो जब इस टेम्पल को बनाया जा रहा था, जब बंदा चढ़ा छनी थोड़ा लेकर इसे नीचे तक बनाने के लिए, तो उसे ऑलरेडी सब कुछ पता था। क्यों पता था? एक भी कट अगर गलत लगेगा तो उसकी रिकवरी नहीं है। बेसिकली उन्होंने पहले ही ब्लूप्रिंट एक तैयार करके रखा था। अब ये तो नहीं पता हमें, किया ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है इस टेम्पल के अंदर ही। एक दो, और उन दोनों में डिस्टेंस है। वो जुड़ते कैसे हैं? ऊपर ब्रिज से। अगर पहले से प्लानिंग नहीं की गई होगी तो ब्रिज बाद में कैसे बनाएंगे वो? अब इस मंदिर की एक और खास बात है कि जब इसे बनाया गया तो यहाँ पर 4 लाख टन डेब्रिस यानी कि मलबा निकला। तो अगर मलबा निकला वो कहाँ गया ये भी नहीं पता। 4 लाख टन पता कितना होता है? 4 लाख टन बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि 40,000 हाथियों जितना भार, और कम से कम 20-25 हजार ट्रक भरकर इतना मलबा निकला। 20-25 हजार। और कहते हैं कि अगर हम बात करें तो 3,000 बोइंग जो 747 है वो भर जाएंगे उससे, इतना वो भारी होता है। देखो, एक पूरा माउंटेन है, उसे ऊपर से लेकर नीचे की तरफ बनाना है, तो उन्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सा पार्ट कहाँ तक रखना है। हाँ, कि अगर मैं इसका टॉप बना रहा हूं तो टॉप कितना रहेगा, कितना उसकी कितनी लंबाई रहेगी, जो बॉटम होगा वो कहाँ तक आएगा, ठीक है, और इसका जो गेट कितने बड़े होंगे। और कहते हैं कि यहाँ पर एलिफेंट्स की भी काफी ज्यादा स्कल्पचर्स है यहाँ पर, जिनके ऊपर वो पूरा का पूरा मंदिर टिका हुआ है। और ये मंदिर पूरा 4 भागों में है। शुरुआत में जैसे ही टेम्पल में एंटर करते हैं, एंट्रेंस जो गेटवे है उसे गोपुरम बोला जाता है, और उसके आगे जो आता है उसे नंदी मंडप बोला जाता है, और जो मेन पार्ट है, जो मेन टेम्पल का सेंटर है, उसे भी सैंक्टम बोला जाता है, और जो आखिरी वाला हिस्सा है उसे गर्भगृह बोलते हैं। हाँ, और इस तरह से 4 भागों में डिवाइडेड है ये टेम्पल। और शिवलिंग भी है यहाँ पर। हाँ, वो सैंक्टम जो तुमने कहा वो शायद वहीं पर है। हाँ, वो सेंटर है इस मंदिर का। पहले नंदी जो उनके दूसरे नंबर पर नंदी आता है, पहले नंबर पर गोपुरम आता है, और लास्ट में गर्भगृह आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक बात है कि ये जो टेम्पल है, ये बेसिकली ये जो सारी इलोरा केव्स है, यहाँ पर एक माउंटेन एरिया, यहाँ पर आसपास सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। अब पुराने समय में उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि अब उनका फेथ था, उनका बिलीव था लॉर्ड शिवा में, और उन्होंने ये अलग से लोकेशन सिलेक्ट की कि ये एक बड़ा चट्टान है, और क्या मोटिवेशन रही होगी उनकी, उन सभी की। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने, यानी कि जिन्होंने इन केव्स को बनाया, उन्होंने बाकी जगह को छोड़कर सिर्फ इसे ही क्यों चुना? आपको बता दें कि ये 34 जिन केव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको नंबरिंग अकॉर्डिंग टू जैसे ये बनाई गई थी वैसे नहीं दी गई है। ये हिस्टोरियंस ने अपने हिसाब से बस दे दी कि जिस हिसाब से वो इजीली इनके ऊपर रिसर्च कर सकें। अभी भी श्योर नहीं है कि पहली केव कौन सी बनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि सबसे पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे पहले एलापुरा में, उन्होंने देखा है कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर यहाँ पर मौजूद है, मतलब कि ये मंदिर उससे भी पहले मौजूद है। इस मंदिर की वजह से ऐसे और बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग केव्स को बनाया ताकि इसकी तरह अलग अलग स्ट्रक्चर वो बना सके। तो इस हिसाब से ये मंदिर पता नहीं कब का वहां पर मौजूद होगा, और ये किसने बनाया ये भी नहीं पता। ये भी एक मिस्ट्री, उन लोगों के लिए भी एक मिस्ट्री थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब लोगों ने इसे डिस्कवर किया तो वो हैरान हो गए, इस वजह से बाकी केव्स उन्होंने बनानी शुरू की। इससे मोटिवेशन ली उन्होंने, जो इसके आसपास की, और वैसी बन भी नहीं पाई। बाकी केव्स भी ठीक है, लेकिन वो भी ऐसी तो नहीं बन पाई जैसी यह कैलाश मंदिर की तो अलग ही बात है। तो ये मंदिर किसने बनाया? इसकी टेल जुड़ती है यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात से। गुजरात में एक जगह है वडोदरा, और वहां पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम कर रहे थे। और होता क्या है कि उन्हें कुछ कॉपर की प्लेट्स मिलती है, उन्हें निकालते हैं,
वो कॉपर की प्लेट एक राजा से एसोसिएट होती है, करका राजा उसका नाम था। तो इन प्लेट्स के बारे में उस राजा के बारे में नहीं लिखा था, बल्कि वहां से कई हजारों किलोमीटर दूर ये जो एलोरा केव्स हैं इसके बारे में लिखा था। इसमें लिखा था कि कृष्णा वन ये राजा था, राष्ट्रकूट उनकी डायनेस्टी का। उसने एक बहुत ही खूबसूरत शिव टेम्पल बनाया है, मतलब इतना खूबसूरत कि उसे देखकर भगवान और जो बनाने वाले हैं वो भी हैरान हो गए कि ये हमने क्या बना दिया। तो वहां पर जिक्र मिलता है कृष्णा वन का कि ये कृष्णा वन ने बनाया है, लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है। सिर्फ वहीं पर जिक्र नहीं मिलता, एक और राजा था, उसका कनेक्शन भी कृष्णा वन से था, दूर का उनका फैमिली का कुछ ट्रेस है। तो उनका भी कहना था कि कृष्णा वन ने एक टेम्पल बना रहे हैं। यहां से तो ये प्रूव होता है कि ये कृष्णा वन ने बनाया, लेकिन कृष्णा वन का जो रूलिंग पीरियड था वही 18 साल का था। तो ये पूरा टेम्पल 18 साल में बन नहीं सकता। लेकिन वो जो दोनों राजा थे, वहां पर जो इंस्क्रिप्शन मिली वो कृष्णा वन के बारे में तो चलो मान लो है, लेकिन वो इसी टेम्पल के बारे में है ये भी श्योर नहीं है। क्या पता कोई और टेम्पल हो और बाद में जो इन्वेडर्स आए और बाद में बाकी जो कुछ भी हुआ वो टेम्पल डिमोलिश हो गया, किस वजह से आज वो मौजूद नहीं है। शायद उन टेम्पल्स के बारे में या फिर किसी आम टेम्पल के बारे में भी वो बात कर रहे हो सकते हैं। ये श्योर नहीं है कि ये कृष्णा वन में बनाया है या नहीं बनाया। और ये 18 साल वाली बात से ये एक और बात है कि अगर 18 साल में ये बना तो उस हिसाब से एक अनुमान लगाया गया है कि हर दिन 7000 वर्कर यहाँ पर काम करते थे। 7000 तो 7000 और वो भी 15 से 18 घंटे। नहीं तो 7000 तो वहां पर इतनी जगह भी नहीं है। माना ये बहुत बड़ा टेम्पल है, हाँ, लेकिन 7000 बंदे काम नहीं कर सकते। वही तो बात है, उन्होंने कहा कि इतने अगर हम 18 साल के हिसाब से देखें, बाकी और थ्योरीज भी है कि इसको 500 साल लगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जितनी ये 34 जितनी भी केव्स है ये सभी इनको टोटल 600 साल लगे। कुछ कहते हैं कि सिर्फ इसी टेम्पल को, कैलाश टेम्पल को ही 200 साल लग गए। हाँ, कुछ तो ऐसा भी है। बात ये भी है कि अगर 18 साल की थ्योरी के ऊपर चले कि इस मंदिर को बनाने में 18 साल लगे, तो यहाँ पर क्या है कि 4 लाख टन, मतलब कि करीब करीब एक साल का 22,000 टन मलबा उन्हें उठाना पड़ेगा। और साथ में एक दिन का कितना हो गया, 60 टन। एक घंटे में 5 टन, एक घंटे में 5 टन मलबा कैसे कोई उठाएगा? ना तो कोई मशीन, ना कोई क्रेन, जेसीबी, कुछ भी नहीं। वही तो बात है। और एक माउंटेन के ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो। हाँ। और रास्ते भी खराब रास्ते। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउंटेन सीधा माउंटेन नहीं है, वो माउंटेन ऐसे स्लोप था उसके ऊपर। जो पीछे का हिस्सा है वो ऊपर था और नीचे ऐसे स्लोप थी। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने ये मतलब कैसे सोचा ये करने का। स्लोप को पहले सीधा किया भारी वजन के साथ, और उसके बाद में सीधा करने के बाद वो नीचे आए। लेकिन इतना मलबा गया कहाँ? कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि कहाँ मलबा गया। 4 लाख टन। और थोड़ी सी भी अगर इसको बनाने में मिस्टेक होती, हाँ, तो क्या करते वो। और दूसरी बात है कि मलबा इतना ज्यादा था कि 40,000 हाथियों जितना भारी अगर कोई चीज कहीं पर कहाँ फेंक दी उन्होंने। कुछ लोग ये मानते हैं कि आसपास जो गांवों में जितने भी कंस्ट्रक्शन की काम हुई उन्होंने रीयूज कर लिया, घर बनाने में, सड़कें बनाने में। अब वो ट्रेस हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1300-1400 साल हो चुके हैं। वो तो वैसे नेचुरल इरोशन की वजह से वो नेचुरली इरोड होकर मिट्टी में मिक्स हो गए। वही वो 4 लाख वाली जो बात है ना टन की, और इतना भारी वो सबसे बड़ी बात है कि 4 लाख टन। और इन्होंने एक छैनी एक हथौड़े से 4 लाख टन पत्थर को निकाल दिया। वही तो बात है। मतलब इतना फोकस और ऐसे कैसे ये सब कैसी इमेजिनेशन उन्होंने की ये सभी। इस 4 लाख टन की वजह से ही कुछ लोग ये मानते हैं कि ये वाला मंदिर साइड वेज से नहीं बन सकता था, ये ऊपर से बन सकता था। हाँ। क्योंकि इतना पत्थर अगर वो सीधा अंदर को बनाते जाते तो पत्थर बाहर कैसे निकालते? वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है इस वजह से। और आप खुद सोचो कि 4 लाख टन पत्थर ये लेकर कैसे गए होंगे? यानी कि करीब करीब 30,000-40,000 ट्रक चाहिए इनको उस पत्थर को उठाने के लिए। वो कैसे इन्होंने उठाया होगा? ये तो इसका तो अभी तक हमको पता नहीं चला है, आज तक नहीं पता चला। और इसीलिए तो यहाँ पर एलियन वाली थ्योरी भी आती है ना, या एलियन खुद ही बनाकर, या एलियन खुद, जैसे पिरामिड वाले में भी ये सीन चलते हैं। एलियन क्यों बनाकर जाएंगे?
वही तो बात है। लेकिन जैसे यहाँ पर जो इतनी डिटेलिंग जो सब कुछ देखने में मिल रहा है, ऊपर से ये जो पत्थर वाली बात है, तो इसीलिए ये बात आती है कि शायद या इनके पास कुछ ऐसे ये सुपीरियर थे, कुछ सुपर पावर्स थी इनके पास उस टाइम के लोगों पर। लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं ना इस मंदिर की, तो हमें ये बातें थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल टाइप ही था। हाँ, कि एक छैनी के हथौड़े से ये सब कुछ करते हैं ना। लेकिन उससे भी खतरनाक बात है उस पत्थर को निकालना जो 4 लाख टन है। ये सबसे शॉकिंग है दिमाग के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अब हर पिक्चर्स में हमें इतनी डिटेलिंग और इतनी ब्यूटी देखने को मिलती है ना यहाँ के जो इस टेम्पल से, तो वो बहुत ज्यादा फिनोमिनल है। और वो पत्थर कहाँ गया, कहाँ पर फेंका गया, या फिर उसका क्या किया गया, इसके बारे में आज भी कोई एविडेंस नहीं है। आज के साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो पत्थर था ना, वो वक्त के साथ, क्योंकि टाइम तो काफ़ी है, वो इरोड हो गया, मतलब ज़मीन में मिल गया और ज़मीन के नीचे जाता गया, एक लेयर बाय लेयर बनता गया और उसके साथ साथ वो ज़मीन में ही मिल गया। तो इन्होंने क्या एक जगह पर फेंका? एक जगह पे नहीं फेंका होगा। अगर एक जगह तो फिर तो पहाड़ी बन जाएगा। इन्होंने ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सभी जगह आसपास के एरिया में डाल दिया फैलाकर, और वो समय के साथ धीरे धीरे वो लेयर बाय लेयर नीचे चलता गया और वो मिक्स हो गया उसमें। लेकिन आसपास लगभग जंगल है। हाँ। तो वहां पर अगर कोई पत्थर डालेगा तो जो नेचुरल चीज है घास वो नहीं आएगा। वही तो बात कह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है, तो उसी के कारण हमको पता नहीं चलता, क्योंकि 1200-1400 साल पहले की बात है ये। और ये भी एक और बात बताई जाती है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे। ओके। गड्ढों को खोदा और उसके बाद में गड्ढों को उसके अंदर वो मलबा डाल दिया। तो फिर उसकी भी तो मिट्टी जाएगी। वो मिट्टी थी ना नॉर्मल। हाँ। वो नॉर्मल मिट्टी के गड्ढे इन्होंने खोदे। ओके। ये जो पहाड़ था, ये जो बसाल्ट पत्थर था, इसकी वो वहां पर वो बसाल्ट पत्थर नहीं था। लेकिन यहाँ भी वही बात आती है कि इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग और इतनी मतलब इतने ज्यादा टन के पत्थरों को लेकर जाना, फिर बीच में डालना, तोड़ना, और उसके बीच में अपने उस आर्ट को भी देखना जो वो बना रहे हैं, वो काफी मुश्किल है। और कितने बंदे काम कर रहे होंगे उस समय? अभी जैसे एक डाटा के हिसाब से, तो अगर हम 18 साल के हिसाब से देखें कि अगर हम इसका काम 18 साल में खत्म हुआ है, तो एक दिन के 5000 से 7000, तो इतने तो चलो बेसिकली नहीं होंगे। लेकिन चलो ये छोड़ो, मान लो कि इतने बंदे काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबको इतना अच्छे से काम आता है क्या? वही तो बात है। वो तराशने का काम, ये नॉर्मल काम तो हर बंदा तो आर्टिस्ट नहीं हो सकता, मतलब। और एक और शॉकिंग चीज ये है कि इसके नीचे वाटर ड्रेनेज का भी सिस्टम है पूरा। उन्होंने उस टाइम ये चीज भी सोची उसी वक्त। तो फिर ऐसा होगा कि ये जो अभी बता रहा था कि उन्होंने गड्ढे खोदे, तो कुछ लोग होंगे जो इसी को स्कल्पचर को बनाने का काम करते होंगे, इस मंदिर को पूरा बनाने का काम करते होंगे। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, जो ऊपर गोमट है, उसे बनाने का काम करते होंगे। और उनमें से जो आधे, कुछ जैसा कि तुमने बताया कि 5 से 7 हज़ार, उनमें से फिर कुछ लोग उन पत्थरों को, उन चट्टानों को फिर कहीं और फेंकने का काम करते होंगे। जैसा कि आदित्य ने बताया वो थ्योरी कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि काम डिवाइड हुए होंगे। उन्होंने फिर वो सड़कों पर बिछा दी और उसके ऊपर फिर मिट्टी आ गई, वो थ्योरी। फिर ऐसे ही हो सकता है 7000, क्योंकि आदमी उसी जगह पर उस एक चट्टान में तो काम नहीं करेंगे। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो 7000 बंदा यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए तो इसके अंदर शायद फिट नहीं आएगा। मतलब नेक्स्ट लेवल की बात है उस टाइम पर। मतलब कि फिट आ जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। अब ये थोड़ी कि एक बंदा से इतनी जगह पर काम करा, उसको एटलीस्ट इतनी जगह तो चाहिए। तो 5 फीट 5 बाय 5 फीट की तो जगह चाहिए। तो इसीलिए तो मतलब कुछ लोग कुछ तो मानते नहीं कि ये 18 साल में बना है ये। तो 18 साल की बात कर ही कौन रहा है? क्योंकि कोई भी आम बंदा ये देखेगा, वो बोलेगा इससे लगे होंगे 200 साल, 100-200 साल। 18 साल की बात आती है एक स्कॉलर M.K. धवालीकर ने सिंपल फैक्ट स्पिट किए। 18 साल क्यों है? सबसे पहले 18 साल की थ्योरी जानने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। तो 18 साल की बात क्यों आती है, उसके लिए देखना पड़ेगा इस टेम्पल को। इस टेम्पल को बनाया था पल्लवा डायनेस्टी ने और कंचीपुरा में ये बनाया था। ये जो कंचीपुरा जगह है, ये हमारी जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैलाश मंदिर, उससे थोड़ी दूर है, साउथ में ही है। इसे बनाया था पल्लवा डायनेस्टी ने। और उसके बाद क्या होता है कि ये काफ़ी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं है जैसा कि कैलाश टेम्पल है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। इसके बाद में क्या होता है कि जो पल्लवा डायनेस्टी है जिसने इस मंदिर को बनाया था, उनकी लड़ाई हो जाती है
चोकल्यास के साथ। साउथ में चोकल्या एक काफी बड़ा राज्य था। चोकल्या की जब लड़ाई होती है इनके साथ तो चोकल्या जीत जाते हैं। चोकल्या के राजा आते हैं इस टेम्पल को देखने के लिए। अब यहाँ पर चोकल्या इस टेम्पल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या ही चीज बनाई है, ऐसा हम भी बनवाएंगे। वो भी अपने राज्य में एक टेम्पल बनवाने की कोशिश करते हैं। वो टेम्पल था विरूपक्षा, ये है वो। ये टेम्पल फिर वो बनवाते हैं, ये काफी फेमस है, हमने देखा भी है कई बार। तो ये टेम्पल बनवाते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए। उसी बीच क्या होता है कि कई सालों के बाद राष्ट्रकूट की लड़ाई हो जाती है चोकल्यास के साथ। ओके। तो राष्ट्रकूट, कृष्णावन और चोकल्यास, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। उसके बाद में ये लड़ाई जीतते हैं राष्ट्रकूट। उसके बाद में जो अकॉर्डिंग टू M.K. धवालीकर, कृष्णावन इस लड़ाई को जीतने के बाद क्या करते हैं कि इन दोनों टेम्पल्स को देखते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं भी ऐसा बनवाऊंगा। उसके बाद में क्या होता है कि वो उठाते हैं जितने भी क्राफ्टमैन थे जिन्होंने ये बनाया था, उनको उठाते हैं। पहले तो जो चोकल्यास वाले थे वो भी उठाते हैं, जो पल्लवा वाले थे वो भी उठाते हैं। इसी वजह से अगर हम कैलाश टेम्पल के स्कल्पचर्स को देखें तो उनमें डिजाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ऐसा कैसे होता है, जब आर्ट इवॉल्व होता है टाइम के साथ। लेकिन ये माना था कि ये इवॉल्व नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग जगहों के जो बनाने वाले थे वो आए थे। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जिन्होंने विरूपक्षा ये टेम्पल बनाया और जिन्होंने पिछला टेम्पल बनाया उनको उठाया और वहां पर कैलाश मंदिर को बनवाया। इसी वजह से उनको एक्सपीरियंस था। तो सिर्फ 18 साल में ये टेम्पल बनना पॉसिबल हुआ। और कृष्णा जो वन थे उनको ये नहीं पता था कि वो पल्लवा जो डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर थे वो उनको भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो चोलक्यास थे वो पल्लवा से जीत गए। हाँ। तो उनमें कुछ पल्लवा भी आर्किटेक्चर आ गए। वो ऐसा था कि जो चोलक्यास थे वो जब इंस्पायर हुए पहले मंदिर से, तो उन्होंने पल्लवा थे उन्हें उठा लिया। बट ये कृष्णा देवान को नहीं पता था कि वो पल्लवा आर्किटेक्चर्स को भी साथ में लेके जा रहे हैं। उन्हें तो लगा था कि वो चोलक्या वालों को ही लेके जा रहे हैं, पर ना जाने वो उनको भी लेके साथ में। तो उसी वजह से उनका जो आर्किटेक्चर है वो कंबाइन हुआ। हाँ, उसी वजह से स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस आया और हिस्टोरियंस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन इसी के साथ एक ये भी बात है वही कि जो यहाँ पर पल्लवा और चोलक्या के जो जितने भी आर्टिस्ट थे, जो भी यहाँ पर आर्किटेक्चर थे, वो माहिर थे पेंटिंग्स में और ड्राइंग्स में। वहां पर जो राष्ट्रकूट के थे वो थे रॉक कटिंग में। तो जब इनका मिलाप हुआ तो ये हुआ। हाँ, ये मतलब कि जो चीज पत्थरों को तराशना और उसके ऊपर अच्छे से उनके ऊपर करना उनके लिए माहिर थे वो पीछे अपना पल्लवा और चोलक्यास वाले, और रॉक को अच्छे से काटना चाहे जितनी भी सख्त हो वो थे अपने ट्रेन और राष्ट्रकूट वाले। और इस सब का श्रेय मिलता है हमारे कृष्णा धवन को। और जैसा कि तुमने बताया कि वो पल्लवा और चोलक्यास पेंटिंग में माहिर थे, आज भी उनके एविडेंस जो पेंटिंग के हैं वो यहाँ पर टेम्पल में देखने को मिलते हैं। भले ही वो टाइम के साथ थोड़े से फेड हो चुके हैं, लेकिन स्कल्पचर के साथ वो भी हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी पेंटिंग फेड हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं उसके एविडेंस आज भी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये जो मंदिर है ये बना है केव नंबर 16 में। तो यहाँ पर जो केव नंबर 15 थी वो बनाई थी कृष्णावन से, जो पहले राजा था दंती दुर्गा, उसने। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से क्योंकि उस केव में जो स्टाइल यूज हुए हैं चीज़ों के वो लगभग सिमिलर हैं कुछ हिस्से में जो कि कैलाश टेम्पल में यूज हुए हैं। इससे क्या प्रूव होता है? ये होता है कि कैलाश टेम्पल की बनने की शुरुआत दंती दुर्गा के टाइम से हुई है, ना कि कृष्णावन के टाइम से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब दंती दुर्गा के बाद कृष्णावन ने सत्ता को संभाला तो क्या हुआ कि वहां पर और भी लोग थे सत्ता पाने के लिए। ये एक हिस्टोरियन ने कहा कि और भी लोग थे सत्ता पाने के लिए। तो उन्होंने पहले तो उनको सप्रेस किया और बाद में जितनी भी चीज़ें लगभग दंती दुर्गा के नाम पर थी वो अपने नाम पर करनी शुरू की। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जो नया राजा होता है अगर पुराने वाले का इन्फ्लुएंस कम करना हो तो वो उसके बनाए गए मॉन्यूमेंट पर अपने नाम छाप देता है। इजिप्ट में क्या होता है कि एक रेमसेस II करके राजा था, उसने क्या किया, जब वो सत्ता में आया उसने नए मॉन्यूमेंट बनाने की बजाय जो पुराने मॉन्यूमेंट थे उसके ऊपर अपना नाम चिपकाना शुरू कर दिया। सिर्फ नाम चिपकाता था, बनता नहीं था वो कुछ, नाम चिपका दिया बस बन गया। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है राजाओं में। तो दंती दुर्गा के टाइम हिस्टोरियन का मानना है
कि हरमन हिस्टोरियन, एक नाम है हिस्टोरियन का हरमन, रशियन है वो, इंडियन नहीं है, हरमन गोइट्स। तो हरमन गोइट्स कहता है कि दंती दुर्गा ने इसे बनाया और इसे बनाने में लगे 500 साल। हाँ, वो इकलौता बंदा है जिसने ये दावा किया है कि इसे बनाने के लिए, इस केव को बनाने के लिए 500 साल लगे। और ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है कि 500 साल लगे, लेकिन उसके पीछे कारण यही है कि स्टाइल चेंज होता गया। लेकिन उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्टाइल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अलग अलग जगहों के लोग काम कर रहे थे, इस वजह से स्टाइल में चेंज है थोड़ा सा। स्टाइल में चेंजेस इस वजह से भी उसने देखे कि जब उसने स्टडी की ना वहाँ की, उसके स्कल्पचर्स की जो स्टडी की, तो उसने पाया कि वहाँ पर 10 प्रकार के स्टाइल्स यूज़ किए गए हैं स्कल्पचरिंग में। तो 10 प्रकार के स्टाइल्स तब चेंज हो गए डेकेड के बाद, जब एक किंग आएगा, दूसरा किंग आएगा। स्टाइल ऐसे नहीं चेंज होते, स्टाइल्स जनरेशन के हिसाब से चेंज होते हैं। स्टाइल्स ऐसे नहीं चेंज होते कि 1-2 साल में चेंज हो गए, अलग अलग तरह के थे। इसलिए उसने ये दावा दिया था कि स्टाइल्स के तौर पर कि उसको 500 साल लगेंगे, क्योंकि जब उसका ये शुरू हुआ था, मतलब बनना शुरू हुआ था, हाँ, उसके हिसाब से 50 साल में स्टाइल चेंज हो रहा है। 50 साल में स्टाइल चेंज हो रहा है, 50 साल में, 70 साल में स्टाइल चेंज हो रहा है, तभी उसने 500 साल का दावा भी बोला उसको। तो वो कहता है कि जब इसका नींव रखी उसने, दंती दुर्गा ने, उसका मानना था ये कि दंती दुर्गा ने नींव रखी 7th सेंचुरी में। उसका दावा था कि 7th सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी तक उसके स्टाइल चेंज हुए, इसलिए उनको 5 साल लगे। जैसे जैसे किंग चेंज हुए 500 साल लगे। 500 साल लगे। सॉरी, तो क्या बोलोगे आप? और ये जो हरमन ने ये अपनी थ्योरी दी थी ना, ये 1952 में दी थी। और जो आज उसकी बोली थी एमके ने बाद में दी थी वो थ्योरी 1983 में। वो तो उसके बाद में काफी रिसर्च के बाद, तो उसके बाद फिर लोगों ने ये मानना चालू किया कि ये 18 साल में बना है। तो ये सुनने में अच्छा भी लगता है कि 18 साल में बना है, लेकिन बात ये है कि हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं कि ये इस राजा ने बनाया, ये इसने बनाया। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन्होंने बनवाया भी है कि नहीं, क्योंकि जो हमें इंस्क्रिप्शन मिली वो तो अलग ही राजाओं की मिली। इनके लीनेज में, इनके क्लैन में किसी भी और राजा ने इसका जिक्र तक नहीं किया कि एक कैलाश टेम्पल मौजूद है। अगर मान लो कोई बंदा कुछ बनाएगा, मान लो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो उसके आने वाला औरंगजेब भी कुछ लिखेगा उसके बारे में, ऐसे ऐसे कुछ भी लिखेगा। इन्होंने जीरो जिक्र है इनके किसी भी इंस्क्रिप्शन में कि हमने एक टेम्पल बनवाया था, कृष्णा वन ने या दंती दुर्गा ने शुरू किया था, कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं। और मंदिर से अंदर तो कोई इंस्क्रिप्शन मिली ही नहीं कि इसे किसने बनवाया है। और औरंगजेब से मुझे याद आया कि कहते हैं कि औरंगजेब ने भी यहाँ पर हमला किया था। तो औरंगजेब से जुड़ी एक बात यह है कि कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1000 लोगों को भेजा और कैलाश टेम्पल पर, और 3 साल तक वो लगे रहे क्या करने, मंदिर को डिमोलिश करने में, डिस्ट्रॉय करने, तोड़ने में, लेकिन कुछ तोड़ नहीं पाए वो, बिकॉज ऑफ वो जो इतना हार्ड अगर वो था भी तो उनको तो पता है ना हार्ड है, कुछ तो टूटता, लेकिन कुछ भी नहीं टूटा। ये बात है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि औरंगजेब आया, उसने देखा, लाइक वो पर्सनली खुद नहीं आया, जो लोग आए और उसने देखा, तो फिर बाद में वो देखे, वो उनने कुछ ज़्यादा यहाँ पर किया नहीं, कुछ ट्राई नहीं किया कि इसे भी तोड़ दे। और जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी था, जब खिलजी ने भी काफ़ी मंदिर तोड़े, खिलजी ने यहाँ पर खिलजी के जो ट्रूप्स होते थे वो आते थे, घूमते फिरते थे, और यहाँ पर एंजॉय, एक तरीके का पिकनिक स्पॉट उनके लिए बन चुका था। डिस्ट्रॉय उन्होंने भी नहीं किया। मतलब इंडिया में काफ़ी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है हिस्टोरिकली, लेकिन ये टेम्पल पर ज़्यादा किसी ने अटैक नहीं किया। लेकिन औरंगजेब की जहाँ तक बात करी जाती है कि उसने इतने सैनिक भेजे अपने इसे डिमोलिश करने के लिए, लेकिन इतना कुछ नुकसान इस मंदिर में दिखाई नहीं देता। बस कुछ छोटी मोटी तोड़फोड़ है, वो शायद टाइम की वजह से होगी। तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि अगर उसने भेजे होंगे तो इतने सैनिक भेजे तो कुछ तो हैवी उसने वो करना था ना, इसे नुकसान पहुंचाना था, लेकिन इतना कुछ नहीं है। वो शायद जो थोड़ी बहुत है वो टाइम के साथ। बिल्कुल। तो अभी हम जानेंगे कि क्यों इस टेम्पल को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और काफ़ी लोग इस कहानी में बिलीव करते हैं। हाँ, पहले हम जानते हैं कि कहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन पहले शुरू हुई। वही बात आती है ना कि अगर वो नीचे से कोई भी अगर बिल्डिंग बनाते हैं आज के टाइम पे भी, अगर वो क्योंकि नीचे से बनती है तो उनको खड़े होने की सपोर्ट चाहिए। खड़े होने के लिए साइड में वो पैडिंग करते हैं, बांसों से करते हैं। बट इन्होंने क्या किया, ये ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं,
इन्होंने क्या किया, पहले तो ट्रेंच थोड़ी थोड़ी हो दी, फिर सेंटर से जो पोर्शन, सेंटर का मंदिर का जो पोर्शन बना जो टिल्ट करके ऐसे था, उन्होंने यहाँ से उसका टॉप शुरू किया कार्व करना, उसको तराशना शुरू किया और साथ साथ में ट्रेंच भी खोदते गए। तो धीरे धीरे ऊपर का पहले टॉप बना, उसका क्या कहते हैं शिखर बना, फिर नीचे वो मंडप वाला साइड बना, वो धीरे करते करते सारे स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए, एंड तक जाके फिर उन्होंने बॉटम को पूरा किया। हाँ, मतलब कहा जाए तो पहले इस मंदिर का जो आउटसाइड वाला हिस्सा है पूरा, जो हम देखते हैं बाहर से, वो बना पहले, और फिर उन्होंने अंदर से शुरू की इसकी खुदाई। और बॉटम में भी ऐसा है कि जैसे नीचे इसके हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा केव्स है छोटी छोटी, और काफ़ी उनके अंदर अंधेरा होता है। जब मैंने इसकी वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पर, तो जो भी व्लॉग्स थे या जिनकी भी वीडियोस थी, तो जब वो उनके अंदर जाते हो तो काफ़ी अंधेरा होता है अंदर। और उस समय में ये केव्स बनाना इतने अंधेरे में, और ये एज पर द रिपोर्ट्स ये भी है कि उन्होंने मिरर्स का इस्तेमाल किया था लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए अंदर, जहाँ पर वो काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ तक उन्होंने दिमाग लगाया यहाँ तक, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल चीज़ है। हाँ, और अभी हम बात करेंगे कि इन्होंने शिखर ही ऊपर से नीचे ही क्यों चुना, क्योंकि अभी अगर इन्होंने साइड में खुदाई कर ली, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, लेकिन क्या ये फ्रंट से पॉसिबल नहीं था बनाना? फ्रंट से ये पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर फ्रंट से वो जाएंगे तो अगर उनसे कोई भी गलती होगी तो पूरा स्ट्रक्चर वो टूट के गिरेगा नीचे। तो इसीलिए वो ऊपर से लेके आए, क्योंकि ऊपर से अगर आते जाएंगे, क्योंकि उनको मेन बात ये आ गई कि पैडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से जब वो उसको तराशना शुरू करेंगे ना, तो साथ साथ में वो उसका स्कल्पचरिंग भी करते जाएंगे और साथ साथ में ट्रेंचेस का भी काम वो खोदते जाएंगे। इसलिए वो धीरे धीरे आए, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने उसके अंदर वाले जो उसके कमरे हैं वो भी स्टार्टिंग में करते जाए, और एक ऊपर वो ब्रिज भी है वो भी साथ साथ में उन्होंने काम किया। मतलब उन्होंने दोनों काम साथ में किया, क्योंकि टाइम का बचत भी वहाँ से हुई उनको। यहाँ पर सवाल आता है कि इस मंदिर को ऊपर से ही क्यों शुरू किया। तो यहाँ पर एक लेजेंड था, मराठी लेजेंड, उसने एक यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था कथा कल्पतरु, और ये करीब लिखा गया 1470, मतलब आज से 500-700 साल पहले। और जब ये मंदिर बना गया अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, उससे भी ये बना 600-700 साल बाद, ज़्यादा ही 700-800 साल बाद लिखा गया। उसमें कहानी होती है कि एक रानी होती है लोकल राजा की। तो यहाँ पर राजा को एक यूनिक तरीके की बीमारी थी कि वो रात को बीमार हो जाता था, दिन में ठीक हो जाता था। अब जो भी वहाँ पर डॉक्टर थे वहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी बीमारी है और इसे है क्या। तो रानी बहुत तंग आ गई, और रानी ने, जो कि लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी डिवोटी थी, तो उसने क्या किया कि उसने प्रे करना शुरू कर दिया और कहा कि जब तक मेरा हस्बैंड यानी कि वो राजा ठीक नहीं होता मैं कुछ खाऊंगी नहीं, और अगर वो ठीक होता है तो मैं क्या करूंगी, एक बहुत बड़ा टेम्पल बनवाऊंगी। मन्नत मांग ली उसने। तो क्या होता है कि धीरे धीरे अचानक राजा की वो बीमारी ठीक हो जाती है। ओके। तो रानी की जो बात थी वो सच होगी। तो रानी राजा को कहती है कि मैंने ऐसे मन्नत मांगी थी, जब तक मैं उस टेम्पल का शिखर यानी कि टॉप नहीं देख लेती तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं। अच्छा, मतलब रानी ने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मुझे मंदिर का टॉप ना पूरा बनकर ना दिख जाए। मतलब रानी ने इस हिसाब से कहा था कि मैं एक टेम्पल बनवाऊंगी। उसने तो ये कहा होगा कि जो शिखर होता है टॉप वो एंड में बनता है। तो जब तक मैं शिखर नहीं देख लूंगी, मतलब कि जब तक पूरा टेम्पल नहीं बन जाएगा मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तो राजा परेशान हो जाता है कि अगर इसने कुछ खाया नहीं तो आज नहीं तो कल, 1 महीने में तो मर ही जाएगी। 1 महीने में आदमी मर जाता है। ऑब्वियस है वो तो, क्योंकि इतना टाइम लगेगा एक चीज को बनने में। अगर कैसा भी टेम्पल बनाए तो कम से कम उसे बनाने में 5 महीने तो लगेंगे ही। तो यहाँ पर सभी आर्किटेक्ट से बात होती है राजा की तरफ से, सभी कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब रानी को तो हम बचा नहीं सकते। तभी एक आर्किटेक्ट सामने आता है जिसका नाम होता है कोकासा सामने आता है। वो कहता है कि 1 हफ्ते में शिखर देखने को मिल जाएगा रानी को। 1 हफ्ते में कैसे शिखर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो शुरू ही ऊपर से करेगा। कोकासा वाज जीनियस। तो पहले सुनने में ये बहुत अजीब लगता है सभी को, लेकिन फिर राजा उसके ऊपर भरोसा करता है और यही टेक्निक से वो 1 हफ्ते में ऊपर का वो जो शिखर था वो बना देता है। इसी कहानी की मैं बात कर रहा था, ये जो, और ये काफी लोग इस कहानी में बिलीव करते हैं। और इसी वजह से ये कहानी बहुत बड़ा कारण है कि लोग मानते हैं कि ये ऊपर से शुरू हुआ है। लेकिन एक और बात है कि जो कोकासा है उनका जिक्र और भी कई बार
अलग अलग स्ट्रक्चर में मिलता है। उसमें क्या होता है कि एक बिल्डिंग बनी है 100 साल पहले, फिर बनी है 100 साल बाद। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने है कि ये जो कोकासा है ये कोई एक इंसान नहीं था, ये एक फैमिली लीनेज था, एक पूरी फैमिली थी जो कि इसी काम में थी, पीढ़ी दर पीढ़ी सेम का आर्किटेक्चर का वो काम करती थी। हाँ, वो बाप अपने बच्चे को सिखाता है वो हाँ, साथ में। तो उस वजह से ये कहानी काफी पॉपुलर है कि ऊपर से इस मंदिर को क्यों बनाना शुरू किया। और जो कोकस था शायद उसी ने ही वहाँ का जो प्लेस था जहाँ पर बनना था वो मंदिर, वो चूज भी उसने किया था, क्योंकि वो एक स्पेशल तरह की जगह ढूंढनी थी मंदिर के लिए जो कि अंदर से खोखली ना हो, जो कि कला कईयों के पास होती है उस टाइम पर। तो ये उसके पास कैसे थी, क्योंकि ये तो एक सॉफ्टवेयर का ही काम होता है बेसिकली, सॉफ्टवेयर का काम। बट वो देखो उस टाइम पर जैसे इंडिया में हमारे 3 तरह के आर्किटेक्चर थे हमारे, जैसे एक द्राविड़ा, एक नगारा, जो और एक और नाम था वेरसा करके ऐसा कुछ था। तो जो नगारा था ना वो हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं वैसे, जैसे कि नीचे से थोड़ा चौड़ा होगा, फिर ऊपर से थोड़ा बेंड होगा, अंदर से फिर चौड़ा हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में वो देखने को मिलता है। लेकिन जो द्राविड़ा आर्किटेक्चर है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। द्रविड़न, हाँ, जैसे कि नीचे से बड़े, फिर ऊपर जाते जाते छोटे हो जाते हैं। हाँ ऐसे, जैसे पिरामिड है, पिरामिड भी द्राविडाई फॉर्म में है। हाँ, वो ऊपर से ऐसे वी टाइप। हाँ हाँ, और चालुक्या जो डायनेस्टी थी वो भी इसी में माहिर थे, ये जो साउथ इंडिया के ये सभी थे। बट आफ्टर ऑल जितनी भी हमने बातें की कि इस मंदिर को बनाने के पीछे कौन से कारण होंगे, क्यों बनाया गया और कब बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हमें जानने को मिला, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं अभी भी कि इसको बनाते वक्त और कितनी मुश्किलें आई होंगी। इतने सारे पहाड़ को तोड़ना और फिर उसमें निकले हुए मलबे को कहीं और लेकर जाना या दफनाना, उसकी अलग से खुदाई करनी, ठीक है, और ऊपर से इतने घंटे काम करना, और वो भी सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी के साथ। तो ये काफ़ी मुश्किल रहा होगा और एक लंबा अरसा लगा इस पूरे फिनोमिनल इसमें ब्यूटी हमें बहुत देखने को मिलती है। हाँ। और इसमें रावण का भी एक बहुत अच्छा डिपिक्शन है, एक स्कल्पचर का दीवार पर उन्होंने बनाया, जब उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाया था। लॉर्ड शिवा ने अपने एक पैर से पूरे पर्वत पर दबाव डाला और उससे क्या हुआ कि रावण पूरा मतलब उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई कि इतने एक ही पैर के वजन से पूरा पर्वत नीचे आ गया वापस से। तो इसका पूरा ये जो स्टोरी है, इसका पूरा डिपिक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। रावण के काफी सारे हाथ दिखाए गए हैं। हाँ, मतलब वो तो पूरा उनको, हाँ, उस अवतार में दिखाया गया है उनको। और फिर 1000 साल तक रावण तपस्या करता रहा वहीं पर नीचे। हाँ, देखो थ्योरीज हमारे पास बहुत ज्यादा है, जितनी भी हमने थ्योरीज के बारे में बात की, और कहानी जो ये रानी वाली कहानी जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके सामने। और सबसे बड़ा वही कारण है कि चलो ये ऊपर से नीचे की तरफ बन गया और वो कारण रहा होगा, जो भी कारण रहा होगा बनने का, लेकिन वही सबसे बड़ा जो सवाल था कि इसको बनाने के पहले उन्होंने क्या सोचा, क्या इमेजिनेशन की, आर्ट को लेकर उनका क्या फैसिनेशन थी, कितनी सुपीरियर नॉलेज थी उनके पास, वेल एजुकेटेड थे वो सभी, ठीक है, इन्वायरमेंटल जानकारी थी उन्हें सारी, वो सब जानते थे। जो इतने हिल्स के बीच में बनाना, आसपास जंगल है, बारिश आएगी तब उनका क्या अरेंजमेंट होगा, उसके बीच में वो क्या माउंटेन से नीचे कैसे उतरेंगे, और रास्ता स्लोपी है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई होंगी उनको। और सबसे बड़ा तो वही सवाल है कि जो 4 लाख टन पत्थर वाला, वो तो अनसॉल्व्ड है अभी तक, वो तो कोई नहीं पता लगा सका। उसके रिलेटेड भी वो जो हमने थ्योरीज के बारे में बात की कि रीयूज हो गया होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला उसके बारे में। लेकिन एलियंस बना सकते हैं ऐसे। पिरामिड्स में एलियंस की बहुत चर्चा होती है, इसको बनाने में भी ये चर्चा हुई है एलियंस के कि एलियंस उस वक्त आए होंगे, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी दी इन लोगों को और उन्होंने उसका यूज़ करके यहाँ पर ये बनाई, या फिर इन लोगों के पास, और एक और चीज़ की ये टेम्पल पहले से ही एग्जिस्ट करता था। हाँ, कहाँ से आया, किसने बनाया, ये पता नहीं, बहुत पुराना था और इससे इंस्पायर होकर उन्होंने आसपास ये भी एक थ्योरी है कि ये टेम्पल बहुत सालों से एग्जिस्ट करता था और इसे देखकर आसपास की केव्स बनाई गई। हाँ बिल्कुल, एलियन वाली थ्योरी की कितनी ज़्यादा हम उस पर बिलीव करें उसका बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। और एक और चीज़ है जो वो तुम नीचे बता रहे थे ना इसके, हाँ, इसमें जो कई जगह पे ना बहुत छोटे छोटे होल्स हैं नीचे वाली साइड पर, ओके, बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, लाइक 1-1 इंच के। तो वो क्यों है, मेन बात ये है वो क्यों है, किस लिए है, उसका कारण क्या है।
तो कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये जो छोटे होल्स है ना, ये किसी अंडरग्राउंड सिटी को जाते हैं। इसके नीचे बताते हैं कि कोई अंडरग्राउंड सिटी है जिसके लिए वो वेंटिलेशन का काम करते हैं, वो होल्स, कि वहां पर एयर जाने के लिए। और ये भी है कि जब, जैसे एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये टेम्पल अगर हम विंटर्स में जाएंगे तो ये अंदर से हमें, अंदर जाकर हमें गर्मी लगेगी। हाँ। और जब हम जाएंगे समर में तो हमें अंदर ठंड लगेगी। तो ऑपोजिट कमरों में, हाँ, इसके मंदिर के अंदर कमरों में। हाँ, तो ये रॉक की वजह से भी हो सकता है। वो रॉक की वजह से है, वो बेसिकली वो तो साइंटिफिक एक रीजन है। बट मेन हम इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि जो इसमें जो एक तो होल्स वाली बात हो गई, और ऊपर से इसमें ना नीचे कहते हैं कि बहुत टनल्स है छोटी छोटी, लाइक अपने 2-2 फुट जैसी, 2-3 फुट जैसी, जो कि आगे तक जाती हैं और आगे जाके बहुत नैरो हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं कि एक इंसान वहां तक घुस ही ना पाए। तो मेन कहने की बात यह है कि वो बनाई कैसे गई। उन्होंने तो बनाई तो हाथों से, ठीक है, एक छेनी एक हथौड़े से। एक आदमी खोदता जा रहा है एक टनल को, ठीक है, आगे जाके वो इतनी नैरो हो गई है कि एक इंसान जा ही नहीं सकता वहां पर। तो वो बनी कैसे? तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि वो टनल्स एक तो बहुत किसी अंडरग्राउंड सिटी को जाती है, एक अलग सिविलाइजेशन को जाती है, कि जहाँ पर एक छोटे ह्यूमनॉइड, छोटे इंसान रहते थे, कि वो उनके लिए बनाया गया। तो यहाँ पर ये एलियंस की बात भी हम कह सकते हैं कि थ्योरी यहाँ पर वो बिलीवेबल थोड़ी सी लगती है, क्योंकि वो कारण अभी तक उसका पता नहीं है कि टनल्स क्यों है और वो कहाँ पर जा रही हैं। एक नहीं, काफी टनल्स है, और जो वेंटिलेशन होल्स हैं उसका भी आज तक कारण नहीं पता लगा। हाँ, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में सवाल तो कई हैं लेकिन उनका जवाब कोई नहीं। तो ये मंदिर के नीचे जो ये गुफाएं हैं, ये जो होल्स हैं, आदित्य ने बताया, ये भी उनमें से एक सवाल है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं। हाँ, अगर हम इन चीज़ों को साइड रखकर वैसे बात करें इसके आर्ट की, जो लोगों ने अपना फेथ दिखाया लॉर्ड शिवा के टुवर्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनएक्सप्लेन्ड है। जैसे कि जो हम अंडरग्राउंड सिटी की बात कर रहे थे, तो एक तो ये 16 नंबर केव में कैलाश टेम्पल है, जो वहाँ पर 13 नंबर केव है। 13 नंबर केव में एक स्कल्पचर बनाया है दीवार पर लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती का। तो उस स्कल्पचर के नीचे ना एक छोटे छोटे फिगर्स बनी है इंसानों की, जो अभी हम बात कर रहे थे अभी टनल्स के बारे में, छोटे ह्यूमनॉइड्स के बारे में। तो उस स्कल्पचर को देख के ना तो लगता है कि हाँ, एक छोटे फिगर्स का जो छोटे ह्यूमनॉइड थे पहले एग्जिस्ट कर सकते हैं, कि पहले हो सकते हैं कि उनको पहले क्यों वहाँ पर रखा है, क्योंकि यहाँ पर कैलाश जो टेम्पल है वहाँ पर बताया जाता है कई वो है एस्केप डोर्स। वो छोटे छोटे जो तुमने बताया वो एलियंस के बच्चे तो नहीं थे? एलियंस के बच्चे का तो मेरे को पता नहीं, बट अब थ्योरी के हिसाब से हम देख सकते हैं, मतलब माना भी जा सकता है, क्योंकि उस टेम्पल में ना कई जगह पर हिडन डोर्स भी हैं और एस्केप रास्ते भी हैं। जैसे छोटे छोटे कहते हैं कि जो ये जो टनल्स है ना, वो एक तरह का वो है, एस्केप है, कि कोई क्राइसिस, अगर कोई वॉर आ जाए, जैसे किसी ने इन्वेजन कर दिया, तो वहाँ से निकलने का जरिया है। बट किसके लिए? वो इतनी छोटी है, कौन निकलेगा वहाँ से? तो उसका भी एक कारण आता है। और इससे ही जुड़ी अंडरग्राउंड सिटी से जुड़ी एक रियल अंडरग्राउंड सिटी याद आती है मेरे को। टर्की में एक शहर है कैपेडोशिया करके, वहाँ पर डेरिनक्यू अंडरग्राउंड सिटी ये मानी जाती है। इसकी ना डिस्कवरी हुई थी 1963 में। तो एक इंसान था, वो अपने घर में ना बेसमेंट में रेनोवेशन का काम करा रहा था। तो रेनोवेशन का काम कराते कराते उसने एक अपनी दीवार तोड़ दी। तो उसने वो दीवार तोड़ी, उसने देखा एक सामने तो ये टनल सा जा रहा है। तो वहाँ पर वो शॉक हो गया है उस टनल को देख के। उसने सोचा कि मैं आगे जाता हूँ। वो टनल में गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसको कुछ कमरे दिखते गए, वो जैसे जैसे एक्सप्लोर करता गया। तो और बाद में जाके डिस्कवर हुआ कि ये तो एक पूरा का पूरा शहर है उसके नीचे। जैसे हमें ये पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है कि नीचे करीब 10 से ज़्यादा फ्लोर्स है। 10 से ज़्यादा नहीं, ये टोटल इसमें 18 फ्लोर थे। अच्छा, 18 फ्लोर, और ये कम से कम 85 मीटर डाउन था। और इसमें इन्होंने बैल, गाय, पानी का, खाने पीने का, रहने का, सहने का सारा सिस्टम बना रखा हुआ है जमीन के नीचे। इसमें कहा जाता है कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग रहते थे उस टाइम पर। इन्होंने ये पॉसिबल किया, ये चीज ये पॉसिबल किया। जमीन के नीचे पूरा शहर बसा रखा है, जहाँ पर किचन है, रूम है, उनका सब कुछ है, जहाँ पर लोग रहते थे कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग।
टर्की का था ना ये? टर्की में था ये। ये तो काफी ज्यादा। हाँ 85 मीटर मतलब 280 फीट गहरा। और इन्होंने देखो तो सही कितने ऐसे टनल। ये इसकी रियल पिक्चर दिखाना जरा, रियल पिक्चर्स भी हैं इसकी। हाँ यही वाली है। ये रियल थोड़ी है, ये तो स्केच है। अच्छा हाँ ये रियल ये वाली है। हाँ ये है। हाँ ये नीचे वाली दिखाना, नीचे वाली दिखा इधर। एक हाँ ये दिखाओ, ये देखो। हाँ ये देखो, ये रियल है ब्रो, ये टर्की में है। और ये पूरा इन्होंने पूरी सिटी बना रखी है। ये तो कुछ वैसा नहीं लग रहा जो जंगल में दो लड़के बना रहे होते हैं अरे यूट्यूब पे वीडियो जो होती है एक ना तो अगर यहाँ पर जाने का मौका मिला तो सौभाग्य से जरूर जाएंगे। काफी खूबसूरत जगह है टर्की, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और मेरे को सबसे फैसिनेटिंग बात इसकी ये लगी कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक डिस्क की तरह का पत्थर बनाया हुआ था एक दरवाजे के आकार का। उसकी फोटो मिलेगी। ये तो इसकी गेट की है, डिस्क नहीं है। इन्होंने क्या किया था कि अगर कहीं से इन्वेजन वगैरह हो जाता है इनके ऊपर, ये अंदर से डिस्क को खिसका के, मतलब एक पहिया था उनके पास पत्थर का बहुत बड़ा, उसको खिसका के अंदर से बंद कर देते थे। हाँ ऐसा कुछ करके, हाँ ये डिस्क सा है ना, इसको खिसका के वो बंद कर देते थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। और क्योंकि ये अंदर से किया जाता था तो कोई बाहर से आ ही नहीं सकता अंदर। तो जैसा कि इधर सीढ़ियां हैं, इधर से अगर पत्थर आएगा तो वो तो निकल नहीं सकता कभी। पीछे से खिसका दिया जाएगा पत्थर को और सीढ़ियां ब्लॉक हो जाएंगी तो कोई आ ही नहीं सकता अंदर। हर रास्ते में ऐसा था। ओके हाँ मतलब ये उन्होंने डिफेंस सिस्टम अपना बनाया था। अगर जो नीचे रह रहे थे लोग, उनको इन्विजन अगर कोई कर दे तो वो अपने डिफेंस में कुछ कर सके। तो ये काफी समय से मतलब ऐसे ही थी, खाली पड़ी हुई थी ये सिटी। हाँ। और किस बाद में डिस्कवर हुई। और कहा जाता है इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो करीब 1200 BCE में हुई थी। ये 1200 BCE से चलती आ रही है। यहाँ पर लोग रह रहे थे और उसके बाद शायद वो विलुप्त हो गए हो या एक्सटिंक्ट हो गए हो, लोग इधर उधर चले गए हो। उसके बाद वो सिटी अंदर जमीन के नीचे चलेगी। फिर ये 1963 में डिस्कवर की गई एक नॉर्मल आदमी की तरह, नॉर्मल एक वैसे ही हादसा हो गया उसके साथ। मतलब 3200 साल पुरानी है ये। तो 3200 साल पहले वाले इंसानों ने ये बना दिया। ऐसे चीजों से जो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि उस टाइम के लोग क्या क्या इमेजिनेशन करते थे और क्या क्या सोचते थे। सोचते नहीं थे, उस चीज को कर भी डालते थे। चाहे लाखों परेशानियां आए उनके सामने, लाखों मुश्किलें आए, लेकिन वो ऐसी चीज कर देते थे जो आज भी हम सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसे ही कैलाश टेम्पल भी ऐसा ही एग्जांपल है हमारे सामने। और ये देखकर तो बिल्कुल ये तो 3200 साल पहले इन्होंने इतना तगड़ा बना रखा है ये शहर। और ये तो अभी 1200 साल पहले था। तो इधर तो कुछ भी हो सकता है। काफ़ी टेक्नोलॉजी उस टाइम, मतलब उनकी जो कला थी काफ़ी पहले से बढ़ गई होगी। उनके पास भी तो छेनी थोड़ा ही था, पर फिर भी उन्होंने कितनी तगड़ी चीज बना दी ना छेनी थोड़ा से। वही बात है। और ये जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया था, ये जो मैं टनल्स की बात कर रहा था ना, इसके नीचे जो है इन्होंने कई टनल्स बंद की हुई हैं, सील की हुई हैं। कैलाश टेम्पल के नीचे कैलाश टेम्पल के नीचे इन्होंने कई सील की हुई हैं, पर उसका ऑफिशियल रीजन नहीं बताया कि क्यों सील की गई हैं। ओके हाँ, तो ये भी एक मतलब इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है इनका। मतलब पॉइंट जोड़ने को जोड़ सकते हैं। थ्योरीज लगा लो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वैसे तो ASI ने बहुत चीजों के ऊपर पाबंदी लगाई है जाने से। बट ये भी हो सकता है कि वहां पर खतरा हो गया कि वो नैरो होती जा रही है, अगर कोई फंस ना जाए, इसलिए भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। बट मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उनके पास इतनी कला थी, उनके पास इतनी शिल्प कला थी कि वो इतनी तगड़ी चीज बना सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। अब तक जितने हमने थ्योरीज वो देखी है। हाँ, शिल्प शास्त्र में एक बुक थी जो कि बहुत एंशियंट हमारा वो था, टेक्स्ट था। उसमें भी शिल्प शास्त्र में जैसे ये कैलाश टेम्पल जैसे भी बनाया गया है, ऐसी टेक्निक्स उसमें लिखी गई है। शिल्प शास्त्र करके एक टेक्स्ट था बहुत पुराना, उससे भी पहले का। तो उसमें ये टेक्निक्स, ये जो ऐसे दीवार पर स्कल्पचर्स बनाना, रॉक कटिंग, एक ही स्टोन से कार्विंग करना, ये सब उसमें डिपिक्शन है पहले से। कई जगह पर दिखता भी है वो। बस ये यहाँ पर इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये ऊपर से नीचे कार्व कर दिया गया। और लेकिन वैसे भी फेमस की वो अलग बात है, चलो, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये तो काफी ज्यादा अलग लगता है। और जितनी हमने रिसर्च की, अब तो घूमने का भी मन कर रहा है। तो ये बहुत अलग है वैसे ये। और जैसे वो जो हम थाईलैंड में सेंचुरी ऑफ ट्रुथ देखा था, सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, वो काफी अलग चीज थी। उसमें क्या था कि वुडन से वो सारा बना है और एक भी कील नहीं यूज हुई उसमें, मतलब कि वो लॉक किया हुआ उन्होंने, ऐसे पजल, जैसे हम पजल को सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे पूरा का पूरा। तो वो क्या ही अलग चीज थी। और वो भी ऐसे ही था।
और वो भी बेस से बना था और वो भी काफी ऊंचा था। हाँ काफी ज्यादा काफी सारी रिलीजन उसमें भी थे, टाओइज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सब उसमें देखने को हमें मिल रहे थे। और वो भी अभी पिछले कई सालों से बन रहा है। हाँ वो और बन रहा है ना अभी भी। हाँ बन रहा है अभी भी, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती है। जैसे हम भी गए थे तो हमें वो हेलमेट पहनने पड़े थे क्योंकि वहां पर ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो काफी ज्यादा ऐसे हमें हिस्टोरिकल जगह ऐसे देखने को मिलती है जो अभी भी मिस्ट्रीज बनी हुई है, खास करके कैलाश टेम्पल। तो इसके तो बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं कब बना, कैसे बना, क्यों बना। बाकी की कहानियां जो हमारे पास है उस पर बिलीव करना वो चलो अलग बात है। तो खैर हमने पूरी कोशिश की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कैलाश टेम्पल से रिलेटेड, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं है कि कैसे ये बना, क्यों बनाया और किसने बनाया। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द 9045 शो। थैंक यू।